नमस्कार, मैं मनीषा अग्रवाल आप सभी का आज के सत्र में आपका सभी का अभिनंदन करती हूँ और मैं हमारे नमस्कार, मैं मनीषा अग्रवाल आप सभी का आज के सत्र में अभिनंदन करती हूँ। मैं अपने सहकर्मी श्री बसंत कुमार महतो जो कि हिंदी विषय के हमारे अध्यापक हैं श्रीनाथ पब्लिक स्कूल में, उनका अभिनंदन करती हूँ कि वो आए और आज का सत्र हम सबके सामने रखें। उनका विषय है भाषीय कौशल और भाषीय विकास। तो बसंत सर प्लीज आइए। धन्यवाद। सबसे पहले उपस्थित प्रबुद्ध शिक्षकगण, मेरी ओर से आप सबों को नमस्कार। आज का सेशन है आपका भाषाई कौशल और भाषाई विकास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि भाषा, ये भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। तो भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जो मनुष्य से जुड़ा हुआ है, हर मनुष्य से, अर्थात मनुष्य अपने मन के भाव और विचार को दूसरों के सामने प्रकट करता है, व्यक्त करता है। इसका एक सशक्त माध्यम भाषा है और दूसरों के बातों को, उनके विचारों को भी समझता है। तो इस तरह भाषा मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसके बिना उसका कभी काम नहीं चल सकता। तो ये जो भाषा है, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है कि इसकी शुरुआत, इसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। तो वास्तव में भाषा का विकास बहुत पहले हुई थी, यानी उस समय जब मनुष्य एक साथ रहना प्रारंभ किए। तो देखते हैं कि इस भाषा का क्रमबद्ध किस तरह से विकास हुआ और आज हम देखेंगे कि ये भाषा का मुख्य कौशल या स्किल क्या है। तो सभी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सभी भाषा के ये मुख्य 4 प्रकार हैं: श्रवण, मौखिक, वाचन और लिखित। ये 4 प्रकार जो हैं भाषा के मुख्य कौशल हैं। श्रवण, तो ये श्रवण क्या है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते के साथ ही वह सुनने लगता है। सब कोई गोद में उठाते हैं, तरह तरह से बातें करते हैं, पुचकारते हैं, लेकिन वह बच्चा कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन सुनता जरूर है। तो इस तरह सुनते 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 वह बड़ा होता है। जब सुनकर उसके अंदर बहुत सारे बातें या शब्द कहीं आ जाता है तो वह बोलना प्रारंभ करता है। यानी दूसरा स्किल जो है, दूसरा कौशल है बोलना। तो बच्चा बोलने लगता है। बहुत जब वह सुन लेता है तो उसके बाद वह बोलना प्रारंभ करता है, जिसको हम लोग मौखिक या कह रहे हैं, बोलना कहते हैं। नेक्स्ट है वाचन, यानी कि पढ़ना। अब धीरे धीरे बच्चा पढ़ना शुरू करता है और पढ़ने के बाद ही बच्चा लिखना शुरू करता है। तो इस तरह भाषा के 4 मुख्य कौशल हैं: श्रवण, मौखिक, वाचन और लिखित। ये लिखित और मौखिक, ये 2 भाषा जो हैं उत्पादक कहलाते हैं। अर्थात इसमें उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, चाहे वह बोलकर या लिखकर करता है। श्रवण और वाचन, ये 2 जो है, अर्थात पढ़ना और सुनना,
यह ग्राह्यात्मक है, यानी ग्रहण करता है, वह दूसरों से सुनता है या तो पढ़ता है। तो इस तरह हम इसे कह सकते हैं कि श्रवण और वाचन ये जो दो कौशल हैं ये निष्क्रिय है, अर्थात इस समय बच्चा या व्यक्ति कुछ क्रिया नहीं करता है, परंतु बोलना और लिखना ये दोनों जो है सक्रिय कौशल की गिनती में आते हैं। इसमें उसके दिमाग का यानी मन और मस्तिष्क में जो विचार या भाव होता है उसे वह बोलकर या तो फिर लिखकर व्यक्त करता है। तो इस तरह भाषा के ये चार कौशल जो हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, मनोवैज्ञानिक के द्वारा रखे गए हैं और वास्तव में ये सभी भाषाओं में ये चार ही स्किल हैं। जो अब नेक्स्ट है सुनना और पढ़ना, ग्राह्यात्मक कौशल एवं बोलना और लिखना उत्पादक कौशल। तो इस तरह अभी जैसे कि बताया गया कि वास्तव में जब वह सुनता है किसी की बातों को या तो फिर किताब को पढ़ता है तो वह ग्रहण करता है, भाषा को ग्रहण करता है, और जब वह लिखता है या बोलता है तो उसमें वह अपने विचारों को व्यक्त करता है, अर्थात ये उत्पादन कहलाता है। तो इन चार कौशलों को दो भागों में बांटा गया, सुनना एवं पढ़ना ग्राह्यात्मक कौशल, बोलना एवं लिखना अभिव्यक्ति कौशल। तो ग्राह्यात्मक को हम निष्क्रिय भी कर सकते हैं, अभिव्यक्ति में सक्रिय। अभिव्यक्ति में बोलना एवं लिखना यह सक्रिय है, इसमें बच्चा जो है अपने सोच को लिपिबद्ध करता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इन चारों का कह रहा है किस तरह से विकास होता है। पहला है श्रवण कौशल। तो ये श्रवण कौशल के सोपान अर्थात सीढ़ियां, श्रवण कौशल किस तरह किसी बच्चे में आता है। सबसे पहले कि ध्वनि का कानों तक पढ़ना। वास्तव में सुनने के लिए किसी भी तरह की ध्वनि जो है जब तक कानों में ना आए ना पड़े तब तक हम नहीं सुन सकते हैं। दूसरा, सुनने के बाद वह उसका अर्थ ग्रहण करने की चेष्टा करता है कि वह जो ध्वनि सुनता है उसका अर्थ क्या है। तीसरा है प्रयोग, तो उसके बाद जो है वह प्रयोग करता है। अब इस श्रवण कौशल विकसित करने की विधियां, अब बच्चों में हम उसके श्रवण शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले सात स्वर वाचन, जैसे कि बच्चों को कक्षा में शिक्षक जो है पहले उनका शुद्ध उच्चारण करते हैं, लय ताल यति के साथ। उसके पीछे जो है यथार्थ बच्चे जो है उसे ध्यान से सुनते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तरी विधि। तो प्रश्नोत्तरी विधि में क्या है कि बच्चा जब तक ध्यान से प्रश्न नहीं सुनेगा तब तक वह उत्तर नहीं दे पाता है। अर्थात प्रश्नोत्तरी भी श्रवण कौशल को बढ़ाने का एक उचित माध्यम है। प्रश्न जब बच्चा सुनता है ध्यान से तब वह सोचता है कि उसका उत्तर क्या दे। नेक्स्ट है कहानी कहना व सुनना। तो कहानी जब कही जाती है तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं, तो इसमें श्रवण शक्ति का विकास होता है। ध्यान से सुनने पर उसका श्रवण शक्ति जो है बढ़ती है, और कहानी कहने वाला स्वयं कहता है पर वह अपनी बातों को सुनता भी है।
अर्थात कहने वाला भी सुनता है। नेक्स्ट है श्रुत लेख या डिक्टेशन जो आप करते हैं। तो श्रुत लेख इसमें क्या है, किताब कॉपी वगैरह कुछ होती नहीं है, बस बच्चों को सुनकर लिखना होता है। अर्थात यदि उच्चारण शुद्ध हो और यदि वह ध्यान से उसे सुनता हो तो वह लिख सकता है। तो श्रुत लेख से उसकी श्रवण शक्ति का विकास होता है। भाषण, नेक्स्ट है भाषण। तो भाषण भी श्रवण कौशल का एक अंग है कि चाहे वो सभा हो या कोई बड़े नेता अभिनेता का भाषण हो, तो भाषण को सुनने के लिए उसे श्रवण शक्ति आवश्यक होती है। अंत में है वाद विवाद। तो वाद विवाद अकेले नहीं होता है। वाद विवाद में क्या है कि एक दूसरे के बातों को ध्यान से सुनना पड़ता है। दो पक्षों में जब वाद विवाद होती है तो पहला पक्ष जब बोलता है तो दूसरा पक्ष जो है उसे सुनता है। तो सुनने पर ही वह दूसरा रिप्लाई करता है यानी उत्तर देता है। तो इस तरह श्रवण शक्ति का ये अच्छा कह रहा है, वाद विवाद भी उसके श्रवण शक्ति को बढ़ाने में मददगार होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कहा जाता है कि जो अच्छा श्रोता होता है वही एक अच्छा वक्ता होता है। कहने का अर्थ है कि श्रवण शक्ति यानी जिसके अंदर सहन शक्ति होती है सुनने की, वही आगे अच्छा वक्ता बनता है। अब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विकसित करने की विधियां, अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति जो बोलकर हम दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, तो उसे हम किन किन तरीकों से विकसित कर सकते हैं। पहला है सास्वर वाचन। तो सास्वर वाचन जो है शिक्षक स्वयं करते हैं, शिक्षक के साथ साथ बच्चे भी करते हैं। तो सास्वर वाचन में शुद्ध उच्चारण महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिक्षक पहले वाचन करते हैं और उसी का अनुसरण बच्चे करते हैं। दूसरा है कविता पाठ। तो कविता पाठ भी शिक्षक के द्वारा की जाती है, छात्रों के द्वारा भी की जाती है। शिक्षक उचित लय, गति और स्वर में कविता का पाठ करता है। बच्चे एक एक कर या समूह में कविता का पाठ कर सकते हैं। इससे उनके मौखिक अभिव्यक्ति करने का यानी कि बोलने की जो क्षमता है वह विकसित होती है। चित्र वर्णन। तो चित्र वर्णन में क्या है कि बच्चों को जैसे हम लोग कोई मॉडल चार्ट दिखाते हैं और उस चार्ट को दिखाकर बच्चों से पूछा जाता है कि ये है क्या, या तो फिर कोई चित्र बनाया जाता है या चित्र दिखाया जाता है और उस चित्र से संबंधित बच्चों से पूछा जाता है। तो बच्चा इस तरह अपने जो देखता है या जो समझता है उसको वह मौखिक रूप से बोलकर जो है प्रकट करता है, व्यक्त करता है। संवाद आपसी बातचीत। तो आपसी बातचीत में भी मौखिक अभिव्यक्ति विकसित की जा सकती है। जैसे कि हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने से यहाँ पर दोनों ही कौशल आते हैं कि एक तो ध्यान से सुनने का श्रवण कौशल भी उनके पास होना चाहिए, तब जाके वह दूसरा जो है मौखिक अभिव्यक्ति कर सकता है। तो वाद विवाद से भी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है भाषण। तो छोटे छोटे विषय को देकर बच्चों से उस विषय पर भाषण देने के लिए प्रेरित करना, यानी भाषण देने से उनके मौखिक अभिव्यक्ति की कह रहा है जो त्रुटियां हैं
वो जो हिचक है, जो संकोच होती है, वह धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो भाषण मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने का एक सशक्त उदाहरण है नाटक मंचन। तो नाटक मंचन में हर किसी को अलग अलग नाटक के लिए अर्थात अभिनय करने के लिए दिया जाता है। तो अभिनय वह तब करता है जब वह दूसरों के बात को सुनता है, यानी कि उसकी बारी जब आती है तो उसके द्वारा बोले गए संवाद को वह कह रहा है, बोलता है। तो इस तरह ये नाटक मंचन में ये जो चारों कौशल हैं, श्रवण, वाचन, पठन और लिखन, ये चारों कौशल ही नाटक मंचन में काम में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देखें कि भाई मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की विधियां क्या क्या है। नहीं, वाचन या पठन कौशल को विकसित करने की विधियां। ठीक है, तो कह रहा है वाचन या पठन कौशल कि पढ़ना और बोलना, ये दोनों ही कौशल को विकसित करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले जैसे कि कहा गया है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में प्रत्यक्ष में दिखाया जाना। तो प्रत्यक्ष में दिखाया जाता है जैसे कि चित्र हुआ, चार्ट हुआ, नमूना हुआ, इन सबको दिखाकर उन्हें बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है या उसके नाम को पढ़ने के लिए। तो प्रत्यक्षीकरण में शिक्षक क्या करते हैं कि अपना बच्चों को चित्र दिखाया जाता है या तो चार्ट या नमूना, जिसके तहत वह उसे कहता है, बोलता है, या तो फिर उसमें लिखे हुए शब्द को पढ़ता है। नेक्स्ट है अर्थ ग्रहण। तो अर्थ ग्रहण के लिए वह सबसे पहले सुनता है, पढ़ता है, पढ़ने के बाद ही वह उसे समझने के लिए अर्थ का ग्रहण करता है। अब तब जाके प्रयोग करता है। प्रयोग यानी कि श्रवण के बाद, सुनने के बाद वह उसे या तो पढ़ता है, पढ़ने के बाद वह उसका वाचन करता है, यानी कि बोलता है, प्रयोग करता है। अब आए वाचन। वाचन है शास्वर वाचन और मौन वाचन। तो कह रहा है वाचन दो तरह से होता है। एक है शास्वर वाचन, यानी जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ना, उच्चारण करना, और दूसरा है मौन वाचन। तो शास्वर वाचन जो है वह व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। अर्थात जैसे कि शिक्षक जब वाचन करते हैं, बोलते हैं, पढ़ाते हैं, तो वह आदर्श वाचन कहलाता है। अब उसके बाद छात्र उसका अनुसरण करते हैं। छात्र अनुसरण करते हैं तो इसलिए मौन वाचन करते हैं, अर्थात वे चुपचाप सुनते हैं, अनुकरण करते हैं। सामूहिक वाचन जो ग्रुप में होता है, छात्रों को एक साथ खड़ा करके उच्चारण करने के लिए कहा जा सकता है। छात्र एक साथ कह रहा है समूह में वाचन करेंगे, पढ़ेंगे। मौन वाचन, ये मौन वाचन है कि चुपचाप पढ़ना। तो पढ़ने का काम जो है जब चुपचाप होता है, अर्थात मौन रहकर होता है, तो उससे हम मौन वाचन कर सकते हैं। आगे है सूक्ष्म और गहनता। तो वाचन के भी यहाँ पर या अध्ययन के दो रूप बताए हैं, सूक्ष्म और गहनता। अर्थात सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना तो मौन वाचन में आता है, जब वह किसी विषय पर गहरी चिंतन करता है
और द्रुत वाचन कि केवल जोर जोर से उच्चारण करके पढ़ के पार हो जाता है। तो ये है द्रुत वाचन, यानी कि तीव्र गति से जल्दी जल्दी पढ़ना। अब नेक्स्ट है वाचन शिक्षण की विधियां। ये वाचन की विधियां हैं। सबसे पहले जैसे कि वर्ण विधि। तो सबसे पहले किसी भी भाषा में लिपि यानी अक्षर की जानकारी दी जाती है। किस वर्ण का कैसा साउंड है यानी स्वर है, इसके बारे में स्पष्ट कहा जाता है। जैसे कि आ और आदि वर्णों का उच्चारण के लिए बच्चों को सही मात्रा की जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर बच्चों को वर्णों के उत्पत्ति यानी कि जन्म अर्थात कहाँ से किस वर्ण का उच्चारण करने से वह सही होगा, इसकी जानकारी देते हुए बच्चों को आ यानी कि वर्ण की ध्वनि विधि से भी उनके वाचन को सुधारा जाता है, यानी वाचन सिखाया जाता है। नेक्स्ट है शब्द विधि। तो वाचन के लिए शब्द विधि का प्रयोग होता है, यथार्थ शब्द से परिचय कराया जाता है बच्चों को, और वर्णों को जोड़कर एक शब्द में उनका उच्चारण होता है, अर्थात शब्द का परिचय से वाचन शिक्षण को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है वाक्य विधि। शब्द विधि के बाद वाक्य विधि आती है। तो वाक्य के माध्यम से उसके विषय को बताया जाता है, या वाक्य विधि द्वारा उसके कथन को स्पष्ट किया जाता है। अंत में है कविता विधि। तो ये कविता विधि जो है, कविता में गायन होता है उचित लय ताल यति गति के साथ। तो कविता विधि से बच्चों को वाचन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब सबसे अहम है लिखित अभिव्यक्ति कौशल। तो अभी तक हमने श्रवण, वाचन एवं अभिव्यक्ति यानी कि पठन, ये तीन कौशल को देखे। ये तीनों कौशल में सबसे अधिक गहरा है, अहम है लिखित कौशल, यानी कि लिखकर अभिव्यक्ति करने की, यानी अपने विचार और भावों को जब लिखकर व्यक्त करने की बारी आती है, तो इसमें तीनों कौशल जो है साथ में रहते हैं। यदि वह ठीक से सुनता है तो शुद्ध लिख सकता है, यदि वह पढ़ता है, और दूसरा है कि बोलता है। तो हम देखते हैं बच्चे जो है ज़्यादातर जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, अर्थात शुद्ध बोलने पर ही शुद्ध लिखने का अभ्यास होता है। ये लिखित अभिव्यक्ति कौशल के लिए सबसे पहले सुलेख अर्थात सुंदर लेख। तो सुंदर लेख के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को लिखने के लिए अलग बनाया हुआ कॉपी या किताब जो अभी सुलभ है, आता है, उसके ऊपर वह पेंसिल या कलम को घुमाता है। जैसे भी हो, सबसे पहले बच्चों को उनके लेख को सुंदर करने के लिए तरह तरह से सिखाया जाता है। दूसरा है अनुलेख। अनुलेख यानी लेख के देख कर उसका नकल करना यानी अनुसरण करना। जैसे कि अभी हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग, इस तरह से राइटिंग बुक आते हैं, उन पर बच्चों के द्वारा
लिखे गए अक्षरों के ऊपर घुमाना, और सबसे अंत में है श्रुत लेख। ये श्रुत लेख जो है अहम होता है, क्योंकि इसमें कॉपी किताब कुछ नहीं होता है। बच्चे सुनते हैं, सुनकर उसके साउंड को, ध्वनि को पहचानते हैं और शुद्ध लिखते हैं। तो इस तरह लिखित अभिव्यक्ति के लिए सुलेख पहला है कि उनका लिखावट सुंदर होना चाहिए। दूसरा है लिखावट सुंदर करने के लिए अनुलेख आप कर सकते हैं, यानी कि लिख कर बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे उसके ऊपर पहले चलाएंगे पेंसिल या कलम, उसके बाद जो है श्रुत लेख यानी सुनकर। लेकिन सुनकर लिखने के लिए यदि आप देते हैं तो उनका यथा समय जो है आपको कॉपी चेक करना होगा। कॉपी चेक कर उसमें जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां की है उसमें सुधार करना होगा। तो श्रुत लेख लिखित अभिव्यक्ति यानी अपने लिखने की शैली को विकसित करने के लिए अहम है। अब आ गया भाषाई विकार। तो हम देखते हैं कि भाषा में विकार कि हमारे देश में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, साथ ही कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी होती हैं, बोलियां भी होती हैं। अर्थात शुद्ध भाषा जो है लगभग मिक्स हो जाता है। हिंदी कोई बोल रहा है तो उसमें इंग्लिश और उर्दू भाषा भी आ जाती हैं, कुछ क्षेत्रीय बोली भाषाओं के शब्द भी आ जाते हैं। लेकिन कह रहा है बच्चों में अक्सर देखा गया है कि ये जो भाषाई संबंधी विकार है उसे जैसे कि अफेसिया पहला जो है ये एक तरह का सुनने संबंधी भाषा विकार है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ बोला जाता है पर सुनने में कुछ अलग बच्चे सुनते हैं। तो जब बच्चों में इस तरह का विकार होगा, इस तरह का समस्या होगा, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये अफेसिया है। तो एक भाषाई विकार को दुरुस्त करने के लिए यानी कि सुधारने के लिए सबसे पहले कि बच्चों को उचित श्रवण यानी कि सुनने के शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रेरित करना, कि जब बच्चा शुद्ध उच्चारण को सुनता है और बार बार वह एक ही उच्चारण को सुनता है तो इस तरह के जो विकार होते हैं उन्हें कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अर्थात अपेक्षा सुनने संबंधी एक तरह का विकार है। तो सबसे पहले बच्चों के यदि कान में किसी तरह की विकार है तो उसे चिकित्सक को दिखाना। दूसरा है कि यदि कोई वंशागत या आनुवंशिक कोई बीमारी हो तो उसके बारे में पता किया जा सकता है। दूसरी बात कि उसे स्पष्ट बार बार सुनने के लिए प्रेरित करना, चाहे वह किसी गीत को दोहराए सुने, किसी के भाषण को सुने या शिक्षक के पढ़ने के या पढ़ाने के समय शब्दों के उच्चारण को सुने। अर्थात अपेक्षा जो सुनने संबंधी विकार है इसे दूर किया जा सकता है। तो समझने में जो समस्या है, इस समस्या को लगभग हम लोग देखते हैं कि भाषा संबंधी अलग अलग भाषाओं के मिक्स हो जाने के कारण ही अक्सर ऐसा देखा गया है। अब
डिसलेक्सिया, क्या है डिसलेक्सिया? एक भाषा संबंधी अधिगम अक्षमता, यानी पढ़ने में कठिनाई। तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मूल रूप से कह रहा है उनका वर्ण और वर्णों के उच्चारण आदि के जो विधि ज्ञान है वह कह रहा है उचित रूप में नहीं दिया गया था। यानी कि यदि बड़े होकर भी बच्चों में इस तरह के विकार दिखाई दे रहा है, पढ़ने में कठिनाई आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसके स्वरों में उच्चारण में या स्वरों को पहचान करने में खामियां होगी या त्रुटियां होगी। तो इस तरह के विकार को पुनः बच्चों को कह रहा है वर्णों के ज्ञान से दूर किया जा सकता है। और बार बार श्वास और वाचन से पढ़ने की जो ये समस्या है इसे दूर किया जा सकता है। और या मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा को पढ़ने में कठिनाई है, अर्थात डिसलेक्सिया मुख्य रूप से बोलने या लिखने इन दोनों में ही कठिनाई आती है। और इसे कह रहा है मुख्य रूप से कह रहा है शुरुआत से ही देखा जा सकता है कि बच्चों में यह कठिनाई कहाँ से आ रही है। अगर इसके वर्णों को दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, तो यह कठिनाई जो है दूर हो सकती है। डिसग्राफिया ये एक प्रकार की विकलांगता ने अक्षमता हम कर सकते हैं। बालकों को मुख्यतः अक्षरों को पहचानने और विशेष उनको लिखने में अक्षमता उत्पन्न हो। जैसे कि इसी से लेकर एक मूवी भी बना था, एक सिनेमा भी बना था, तारे जमीन पर। तो वास्तव में बहुत सारे बच्चों को यह कठिनाइयाँ होती है कि वह 6 को 9, 9 को 6 पढ़ते हैं, बी को डी और डी को बी। तो इस तरह से कह रहा है जो दिक्कत आती है उसे डिसग्राफिया कहा जाता है। बच्चों को पढ़ने के साथ साथ लिखने में दिक्कतें आती हैं, कठिनाई आती हैं, क्योंकि उसे अक्षरों को पहचानने में बड़ी कठिनाई होती है। इस तरह के कह रहा है अक्षमता से वह ग्रसित होने के कारण बार बार चेष्टा करने पर भी उससे जब ये नहीं होता है तो इसके लिए कह रहा है किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही इसे दूर किया जा सकता है। और इस तरह कह रहा है अब हम देखते हैं कि वास्तव में भाषा कह रहा है एक अनमोल है होता है। जैसे कि कबीर ने कहा है कि भाषा अनमोल है जो कोई बोले जानी, या तराजू तोल कर फिर मुंह बाहर लानी। अर्थात कह रहा है भाषा से ही किसी व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार की कह रहा है पहचान होती है। भाषा से या एक तरह की कला है और इस कला को विकसित करने के लिए शिक्षकों का सहयोग जो है सर्वोपरि होता है। आज हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भाषा या वक्तव्य भाषण में बड़े ही कुलीन हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं। यदि देखा जाए तो इतने कह रहा है अधिक डिग्रियां उनके पास नहीं
मैं भी हूँ, तू भी है, तो मैं भी तू भी हम सब मिलके ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों सोचो तो सोचो ना प्यार से चुनके इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार है जब इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है खुद से सोचे आओ फैलाओ रंग है बिखराओ नए आप तो इस मूवी में या सिनेमा में यहाँ पर लास्ट में जो विकार में हम लोग देखे थे डिस्ग्राफिया, अर्थात इस सिनेमा में दिखाया गया कि बच्चा ईशान डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। उसे अक्षर जो है सही में समझ में नहीं आता। शिक्षक बार बार बोल बोल कर परेशान हो जाते हैं, अभिभावक परेशान, परंतु इसे पहचान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दिखाया गया है कि वास्तव में ये क्यों बोल नहीं पा रहा है या क्यों लिख नहीं पा रहा है या क्यों समझ नहीं पा रहा है। तो इसके लिए जब एक शोध की तरह सिनेमा का जो नायक है वो करते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे ईशान के इर्द कह रहा है अक्षमता का पता चलता है। तो इससे विकार के कारण ही उनमें कह रहा है एक तरह की अक्षमता या असमर्थता हो रही थी। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि वास्तव में यदि छात्र में इस तरह के विकार हो तो उसे कह रहे हैं सभी बच्चों के साथ ही उसकी तुलना ना करके अर्थात उस बीमारी या विकार को दूर करने के लिए अलग से प्रयत्न किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर किया गया और जिसका नतीजा भी बहुत अच्छा हुआ। ईशान अवस्थी जो बच्चा था वह जिस क्षेत्र में अर्थात जैसे कि चित्रकला में वह माहिर था, तो चित्रकला में वह अपना नाम रोशन करता है। तो यहाँ पर और एक संदेश भी आता है कि किसी बच्चे को यदि इस तरह के विकार हैं तो उस पर कह रहा है यह नहीं कहा जा सकता कि उसके अंदर कोई प्रतिभा या कोई गुण नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। हो सकता है कि पढ़ाई के क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र पर उसकी जो प्रतिभा है, गुण है, वह बहुत अधिक है। तो इस तरह उसके रुझान को, उसके रुचि को आकलन करना भी एक शिक्षक का ही दायित्व होता है, काम होता है। या बार बार किसी बच्चे को कि तुम कमजोर हो, तुम नहीं जानते हो, तुम मत आओ, है ना, एक तरह कहकर उसके मनोबल को हतोत्साहित नहीं किए करना चाहिए, बल्कि कोशिश करना चाहिए उसके कमजोर पक्ष को पहचानने की, जिससे कि उसमें सुधार लाया जा सके, उसके गुणों को निखारा जा सके और उसे
एक बेहतर भविष्य जो है दिया जा सके। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद आप सबों का जो इतने तन मन से ध्यान से सुने। धन्यवाद बसंत सर। कृपया आप आसन ग्रहण करें। अब मैं अपने ही सहकर्मी श्रीमती अर्पणा कुमारी को यहाँ मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और इस सत्र के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करें। श्रीमती अर्पणा कुमारी। सभी को गुड आफ्टरनून, शुभ मध्याह्न। आज हमारे समक्ष बसंत सर थे जिनका सेशन का टॉपिक था भाषाई विकास, भाषाई कौशल और भाषाई विकास। सचमुच भाषा बच्चा जो है जब दुनिया में आता है, आते के साथ वह भाषा सीख जाता है। ये कैसे संभव है? कोई बता सकते हैं? नहीं, वो जन्म लेता है और रोना शुरू कर देता है। तो भाषा कई प्रकार की होते हैं, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा। तो वो बच्चा संकेत देता है कि मैं इस दुनिया में आ गया हूँ। तो कई प्रकार से प्रकट किया जाता है भाषा को। हमारे समक्ष बसंत सर ने बहुत ही सुंदर विषय लिया, जिसे सुनकर काफी आनंद आया। भाषा मन के भावों तथा मन के विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। जिस प्रकार वृक्ष में यदि पत्ते न फूल न फल हो तो वातावरण निराधार होगा, उसी प्रकार भाषा की अज्ञानता से जीवन नीरस हो जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा। अब आपने भाषा संबंधी, बसंत सर ने जो भाषा संबंधी अविस्मरणीय ज्ञान को जिस प्रकार हमारे समक्ष रखा है वह अतुलनीय है। जैसे सुंदर लगते हैं फूल, नदियां और पवन, समाहित है भाषा में स्वसर वाचन और मौन पठन। ज्ञान भरी आपके शब्दों ने करकती धूप में ला दिया बसंत। तहे दिल से धन्यवाद आप सभी शिक्षक गणों का, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी शिक्षक गणों का और आपको ए हिंदी के प्रिय बसंत। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।